एक मिनट तो रुको यार। All right, good morning, everyone. Yeah, hi, good morning, Ayush. Good morning, Kushal. Hi, Rudra. Good morning, Samarth. All right, सुबह सुबह लोग उठ रहे हैं। वैसे तो आप लोगों का लाइक स्कूल सुबह सुबह ही रहता होगा ना, तो आई एम श्योर आप लोगों को सुबह संडे आज नहीं मैं इन जनरल बोल रहा हूँ। यस सर अभी 8 बजे रहता है। यस सर। हाँ, तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोग सुबह उठना भूल चुके हो। अब शाम को क्लासेस होती है तो फिर शाम को ही उठते हो, बस ऐसा नहीं है। गुड। आई थिंक हम लोगों ने लास्ट क्लास में, जिसमें एक बार देख लेता हूँ, ये एक क्वेश्चन था जो मैं एक्चुअली कराना रह गया था मेरा, बट मैंने नोट्स में डाल दिया था। तो इन द मीन टाइम बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। यू कैन टेक अ लुक एट दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू गेट एन आंसर फॉर मी। जब तक बाकी जनता ज्वाइन कर रही है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है?
क्या कह रहे हो सुमित? कल तुम्हारा फाइनल एग्जाम है 100 मार्क्स का, स्कूल का एग्जाम? तो ठीक है ना, मतलब 11th क्लास का ही तो एग्जाम है, उसके लिए इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? हाँ हाँ, तो मतलब इसमें बड़ी बात क्या है, नहीं पढ़ते बच्चे 11th क्लास में, स्कूल के ऊपर कम फोकस रहता है। इनफैक्ट मतलब जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, तो 11th क्लास में जूनियर कॉलेज में या फिर स्कूल में एक आध सब्जेक्ट में, एक आध टेस्ट में तो बच्चों को फेल करा जाता है, जान करके करा जाता है। आइदर बहुत टफ क्वेश्चन सेट करे जाते हैं या बहुत टफ मार्किंग करी जाती है, जस्ट टू टीच अ लेसन टू द स्टूडेंट्स कि अरे स्कूल के ऊपर भी ध्यान दो। तो वो तो है, मतलब एक आध सब्जेक्ट में करते हैं, पूरा 11th क्लास नहीं फेल करते रहे, एक आध सब्जेक्ट में दे डू दिस थिंग। तो वो हर साल का है, लाइक हर साल एवरी ईयर दिस टाइम्स आर देयर व्हेन स्टूडेंट्स आर लाइक अरे सर ये हो गया वो हो गया। ऑलराइट, आई थिंक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करने थे, ज्वाइन कर लिए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एज एन डिस्कस नहीं किया था, ये लास्ट में रह गया था। दिस वाज अबाउट दिस, इट्स अ ट्रिक क्वेश्चन। लाइक अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो ये 5-6 लाइन पढ़ने के बाद तो आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स तो छोड़ ही देंगे कि बोले ये क्या हो रहा है, मतलब लेजर, लिक्विड हीलियम, लिक्विड फॉर्म, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, क्या कुछ समझ में नहीं आएगा। तो it is an intimidating question. However, if you read the question thoroughly and try to make a sense of sequence of events, हो क्या रहा है, that helium is taken from some state to some other states, to some other state, to some other state, and then finally to this state. And you have been asked to calculate the delta S. Now, if you realize the fact that entropy is a state function, आपको बीच के calculations करने की जरूरत नहीं है. You just need to bother about the initial and the final. And ये क्या हो गया, helium gas 298 Kelvin and helium gas 298 Kelvin, 1 bar 0.5 bar, right? So the only thing that is happening is isothermal expansion हो गया, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर रिड्यूस हो गया। तो आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला अपना अप्लाई कर सकते हो एंट्रोपी चेंज का, nr ln p1 by p2, राइट? आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना एंट्रोपी चेंज का कल ही? यस सर। ncp ln t2 by t1 प्लस nr ln p1 by p2, और ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट टेम्परेचर कांस्टेंट है बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट। यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड यू गेट द आंसर, ठीक है? एंड हाँ, आंसर विल बी दिस ए ऑप्शन, 11.5 जूल पर केल्विन, ठीक है? ऑलराइट, तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का डिस्कशन मैंने छोटा ही रखा है बिकॉज आई वांटेड टू डिस्कस सर्टेन डाउट्स आल्सो। तो डिपेंडिंग अपॉन आपके डाउट्स कितने हैं, ये जो हमारा पुराना डाउट डिस्कशन बचा हुआ है, इसको मैं यहीं पे प्लेस कर देता हूँ। तो इन केस अगर आपके डाउट्स बचे हुए हैं तो हम लोग इसमें से डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी विल इंश्योर कि हमारा कुछ काम पेंडिंग नहीं बचा है, ठीक है? ऑल राइट, सो बेस्ड ऑन आवर डिस्कशन हम लोग सेकेंड लॉ एंड उसकी कैलकुलेशंस डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने आइडियल गैसेस पर कैलकुलेशन डिस्कस कर लिया था, हम लोगों ने सॉलिड्स एंड लिक्विड्स पर हीटिंग कूलिंग के लिए सेकेंड लॉ कैलकुलेशंस देख लिए थे, एंड फेज ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए which also happen under constant pressure temperature conditions, हम लोगों ने उनके लिए भी सेकेंड लॉ कैलकुलेशंस देख लिए थे एंड वी डिड कपल ऑफ एग्जांपल्स ऑन देम। अभी का फोकस है सेकेंड लॉ कैलकुलेशंस ऑन केमिकल रिएक्शंस, एंड अगेन
इसमें आई एम रिस्ट्रिक्टिंग आवर डिस्कशन टू रिएक्शंस अंडर कांस्टेंट प्रेशर कॉमा टेम्परेचर कंडीशंस. लाइक व्हाट डू आई मीन बाय दिस? ये मैंने आपको फर्स्ट लॉ के टाइम पे समझाया था that we are analyzing the reaction in a way that reactants initially से room temperature pressure conditions पे हैं, फिर reaction हो गया, जो भी energy exchanges होने थे हो गए, and finally the products are also at room temperature pressure conditions, and then we are analyzing the reaction. We are going to give the first law based analysis and second law based analysis. ठीक है, तो अब नोटिस करना सेकेंड लॉ कैलकुलेशंस केमिकल रिएक्शंस के लिए एक अलग इंपॉर्टेंस होल्ड करेंगे, बिकॉज सेकेंड लॉ हमें बताता है अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस, इन विच डायरेक्शन द प्रोसेस शुड हैपन बाय इटसेल्फ. ठीक है, सो इट टॉक्स अबाउट द स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन. सो मान लो अगर किसी रिएक्शन पर मैंने, ये कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट, ठीक है, इस पे मैंने सेकेंड लॉ की कैलकुलेशंस करी. ठीक है, मैंने डेल्टा एस सिस्टम एंड डेल्टा एस सराउंडिंग कैलकुलेट करा. ठीक है, एंड इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव. तो इसका मतलब क्या होगा? व्हाट डज दैट मीन? करेक्ट आयुष, दैट मीन्स ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगा. ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन isn't spontaneous, rather backward direction is spontaneous. The reaction will happen in the opposite manner by itself, right? जो हम लोगों ने डिस्कस किया था H2O solid and H2O liquid के बीच में, उसी लाइंस पर ही है ये. ठीक है, ऑल्दो ज्यादा जनरल है. ठीक है, तो ज्यादा जनरल डिस्कशन को हम लोग अब एक अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, कॉल्ड एज गिब्स फ्री एनर्जी. तो वो पर्सपेक्टिव क्या है? इट इज मोर ऑफ अ सिंप्लीफिकेशन. यहाँ पर नोटिस करना किस तरीके से. सो फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, डेल्टा एस यूनिवर्स इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग, राइट? एंड हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट डेल्टा एस सराउंडिंग कैन बी रिटन एज माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी सराउंडिंग, राइट? फॉर an irreversible change, for a real change, for a spontaneous change. ठीक है, now अब नोटिस करना, if the reaction is under constant temperature pressure condition, और उसके लिए हम ये डिस्कशन देख रहे हैं, तो जो हीट एक्सचेंज्ड है, राइट, दैट इज हीट एक्सचेंज अंडर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस, हम उसको QP बोलते हैं, and that will be equal to delta H, right? This is the definition of enthalpy जो हम लोगों ने पहले डिस्कस करा हुआ है. एंड कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशंस पे है, मतलब कैसा? सिस्टम सराउंडिंग का टेम्परेचर इज सेम, इज कांस्टेंट. तो इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं. ठीक है, लाइक दिस इज द स्टेटमेंट व्हिच आई सेड जस्ट कपल ऑफ मिनट्स बैक, दैट रिएक्टेंट्स आर एट रूम टेम्परेचर, प्रोडक्ट्स आर एट रूम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस, एंड हम एनालिसिस कर रहे हैं. सो इफ आई सब्स्टिट्यूट देम ओवर हियर, QP की जगह डेल्टा H एंड T सराउंडिंग की जगह T लिख देता हूं यहाँ पे, सिस्टम का ही टेम्परेचर. तो ये मेरा नेक्स्ट स्टेप आ गया, दैट डेल्टा एच सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम upon T is greater than 0. This is the condition of spontaneity. Now the thing is that we further want to simplify it. ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कैसे अचीव कर लिया एक लेवल पर, दैट सिस्टम सराउंडिंग दोनों की कैलकुलेशंस बोली जा रही थी, बट हमको सराउंडिंग की कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करके सिस्टम के टर्म्स में लिखनी थी. तो वो हम लोगों ने यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आ गए कि हाँ, सिस्टम का ही डेल्टा एच, सिस्टम का ही डेल्टा एच और सिस्टम का ही टी हम यहाँ पे यूज करके कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी डिस्क्राइब कर रहे हैं. हाउएवर वी वांट फर्दर सिंप्लीफिकेशन.
क्यों? What is the need? It helps. Like again, you will not be able to appreciate it right now because आप just पढ़ ही रहे हो, but it helps in describing a more convenient term for future references. So what we do is, for further simplification of the condition of spontaneity of reaction, we define a new thermodynamic property called as Gibbs free energy. And we represent it with the symbol capital G. Now, how is it defined? यहाँ पे notice करना, इसका define या इसका design कैसा है? It is described as G is equal to H minus Ts. इस तरीके से हम इसको डिजाइन करते हैं. Now, how it got designed in this way? Why it got designed in this way? These are quite important, meaningful questions. Now, one of the interpretations, okay, again, there are many possible interpretations. One of the interpretations comes from second law of thermodynamics itself. किस तरीके से आप यहाँ पे ऑब्जर्व करना, आप लोगों ने फिजिक्स में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया है? ओके, ठीक है, ठीक है. तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस करना, मैं यहाँ पे आपको अलग से एक बार डिस्क्राइब करके बताता हूँ. सो सेकेंड लॉ के मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस होते हैं. एक इंटरप्रिटेशन जो हम लोगों ने सीखा था सेकेंड लॉ का, व्हाट वाज दैट इंटरप्रिटेशन? दैट इंटरप्रिटेशन वाज एंट्रोपी बेस्ड. ठीक है, दैट for a spontaneous process, delta S universe has to be greater than 0, or entropy of universe continuously increases. There are many other interpretations of second law of thermodynamics. One of the interpretations, which is, you can say, the most basic or fundamental interpretation of second law of thermodynamics is heat flows from hot body to cold body. This is the spontaneous direction, ठीक है, of heat. This is also second law of thermodynamics, or you can say an interpretation of second law of thermodynamics. अच्छा, अभी नोटिस करना, फिजिक्स में, ठीक है, ये अपन ने उस टाइम पे भी डिस्कस किया था जब मैं सेकेंड लॉ डिस्क्राइब कर रहा था. देयर इज दिस अनदर इंटरप्रिटेशन which is related to machines or engines, right? कैसा था वो मैंने आपको बताया था, that you can't design a system, or you can say you can't design a machine, or you can't design an engine such that it utilizes complete heat and does work. ठीक है, पूरा का पूरा heat supplied isn't something that gets converted into work. ठीक है, there is some part which is released or lost. Efficiency can't be 100%. ये भी एक इंटरप्रिटेशन मैंने आपको उस टाइम पे बताया था. अब उसी लाइंस पे नोटिस करना दैट कोई रिएक्शन हो रहा है. ठीक है, आपका सिस्टम जो है उसमें कोई रिएक्शन है. ठीक है, रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट, इज दैट रिएक्शन. नाउ इस रिएक्शन का हीट एक्सचेंज्ड.
ठीक है, that is the QP. This will be equal to what? Delta H. Now if I ask you this question कि इस रिएक्शन से जो हीट से रिलीज हुआ, ठीक है, assuming let's say ये हीट रिलीज हो रहा है इस रिएक्शन से, can this heat be completely used in doing work? According to second law of thermodynamics, the answer is no. That this heat that is used can't be completely converted into work. There is some part which we are not going to be able to convert into work. So उसी इंटरप्रिटेशन को गिब्स फ्री एनर्जी का टर्म कैप्चर कर रहा है, ठीक है। यहां पे नोटिस करना, ये जो H है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम अंडर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस. This cannot be completely used. There is some part which is unavailable, and whatever that is available is called as free energy, or in this particular case Gibbs free energy, that is available for doing useful work. Now this right hand side part, T into S, is the unavailable energy. आता कहां से है ये? Again, as I said कि इसके पीछे का डिजाइन isn't something which comes very obviously. It goes back into understanding each of these state functions, enthalpy, entropy, temperature, and वहां से फिर ये डिजाइन किया जाता है. However, I am just trying to help you understand the meaning of it. That this H, the total heat content of the system, it can't be used for doing useful work. Complete conversion of this isn't possible. There is some part which is unavailable. That is described by this term T into S. And whatever is remaining, okay, that is your available or free energy for useful work. So for example, let's say if I talk in terms of a practical design, let's say आपके पास फोन के अंदर या लैपटॉप के अंदर जो बैटरी है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? व्हाट इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल इन दैट बैटरी? देयर इज अ केमिकल रिएक्शन दैट इज हैपनिंग, एंड उससे वी डू गेट सम इलेक्ट्रिकल वर्कआउट, ठीक है, उससे इलेक्ट्रिकल वर्क मिलता है. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ओवर टू यू इज दैट उस रिएक्शन का डेल्टा H isn't equal to the electric work. You can't extract the heat exchanged under constant pressure conditions or delta H of that reaction and completely convert into electrical work. In fact, the electrical work hoga, this will be lesser than delta H magnitude wise. What is it equal to? It is equal to this new thermodynamic property that we have defined or described for processes under constant pressure temperature condition, that is called as Gibbs free energy. Okay, so this delta G will be your electrical work that could be extracted through the chemical reaction happening in that battery. Now, definitely you will be
intrigued to understand कि ये कहाँ से आ रहा है, like where did this T into S term come from. So that is something which goes, as I said, a bit into the details of the second law. अभी हमारे लिए उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. You can just keep your understanding over here that T into S is the unavailable energy for useful work. ठीक है, and this also gives another interpretation of entropy. ठीक है, so this is another interpretation of entropy, and this is a, you can say, classical thermodynamics interpretation. Another classical thermodynamics based interpretation of entropy. What is it? Entropy is a measure of, ठीक है, entropy is a measure of unavailable energy in a system. ठीक है, please note, entropy isn't energy. entropy के dimensions जो है वो जूल पर केल्विन है. So entropy isn't equal to unavailable energy. Entropy is a measure of unavailable energy. The more the entropy, the more is the unavailable energy in the system. तो ये एक और क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड इंटरप्रिटेशन रहता है. ठीक है. Now this is something which is the design or the definition of this new thermodynamic property called as Gibbs free energy. Maybe you are partially comfortable with it, कि ठीक है सर आप बोल रहे हो तो समझ में आया कि हाँ मतलब होता है कि there is entire heat of the system cannot be converted into useful work. तो आपने कुछ बताया कि this is unavailable, तो total minus unavailable is available. Like इतना लॉजिक समझ में आया, बट उसके ऊपर नहीं समझ में आ रहा, मतलब ये बहुत भारी जा रहा है. ठीक है, so that is absolutely okay, because while doing calculations you really need not be concerned about this particular aspect. कैसे आप नोटिस करना यहाँ पे कैलकुलेशंस किस तरीके से हमें देखनी रहेंगी. सो आफ्टर डिफाइनिंग दिस थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी, एंड एक दो चीजें और इसके बारे में हम लोग बता सकते हैं, लाइक H इज अ स्टेट फंक्शन, T इज अ स्टेट फंक्शन, S इज अ स्टेट फंक्शन. सो गिब्स फ्री एनर्जी G is also a state function, and it is an extensive property. Like enthalpy, entropy are extensive, temperature is intensive. So Gibbs free energy also comes out to be extensive. Like ये सब proportional to the size or the mass of the system raised to the power of 1 है. Like enthalpy, this is proportional to the size or the mass of the system raised to the power of 1. Temperature is size to the power 0, and entropy भी extensive होता है. ठीक है, तो ये नेट कैसा हो गया? It is directly proportional to the size or the mass of the system. So Gibbs free energy is also an extensive property. So it's a state function and an extensive property, and of course absolute value cannot be determined, right? Because of the simple fact that enthalpy का absolute value हम लोग determine नहीं कर सकते हैं. However, what we are more interested in is understanding the change in the Gibbs free energy under constant temperature conditions or temperature pressure conditions. तो यहाँ पे notice करना, we take delta on both the sides. Delta G is equal to delta H minus T delta S. And now this is something which I can relate to the condition of spontaneity. अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ऊपर देख रहे थे condition of spontaneity कैसा था? It was delta S minus delta H upon T greater than 0. ठीक है, so I can
use these terms over there. If I substitute this over there, ठीक है, हमने ऊपर लिखा था डेल्टा कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच अपॉन टी, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा जी सिस्टम अपॉन टी हैज टू बी ग्रेटर देन 0, right? So what does it mean? The condition of spontaneity comes down to that this delta G system has to be negative for a reaction to be spontaneous. So it simplifies my understanding of condition of spontaneity of a reaction, that delta G or change in Gibbs free energy of the reaction has to be less than 0. ठीक है, तो हम लोग इसको किस तरीके से रीड कर रहे हैं, अगर डेल्टा जी लेस देन 0 है, then for the process under constant temperature pressure conditions, ठीक है, ये साथ में ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पहले का जो हमारा रिजल्ट था, इसके पहले का हमारा रिजल्ट क्या था, डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0, ये जो रिजल्ट था स्पॉन्टेनिटी का, दिस वाज द यूनिवर्सल कंडीशन, दिस वाज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब कोई सी भी सिचुएशन हो, condition of spontaneity was delta S greater than 0. However, for process under constant temperature pressure condition, ठीक है, स्पेशली यहां पर हम लोग रिएक्शंस को एनालाइज कर रहे हैं अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस, उनके लिए वी हैव अ सिंप्लीफाइड अंडरस्टैंडिंग नाउ इन टर्म्स ऑफ डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन और डेल्टा जी ऑफ द सिस्टम, that if delta G is less than 0, ठीक है, if delta G is less than 0, then it will be a spontaneous process, the reaction will be happening in forward direction, ठीक है, the process is spontaneous in forward direction. अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है, उसको हम लोग ये एंडोअर्जिक वर्ड बोलते थे, ये जस्ट दो नए टर्म्स हैं जो डिस्क्राइब करे जाते हैं, डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस in forward direction, and you can say then it will be spontaneous in backward direction. And अगर डेल्टा जी इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये हो जाएगा that there is a balance between forward direction and backward direction, which we call as condition of equilibrium. ठीक है, तो this is something which will be quite important for us in the next chapter, जब हम लोग chemical equilibrium discussion करेंगे. Chemical equilibrium मतलब we will be discussing those reactions which attain equilibrium. तो उसमें इस चीज का हमारा काफी इंपॉर्टेंस रहेगा. So let me quickly recap the concept that we have just covered right now. हम लोग second law of thermodynamics apply कर रहे हैं on chemical reactions, and particularly we have as part of our syllabus discussion of reactions under constant temperature pressure conditions. ठीक है, now वैसे तो किसी भी general process के लिए, ठीक है, for any process, be it a chemical reaction, be it any thermodynamic process that is happening under any condition whatsoever, the condition of spontaneity, the condition of the process happening by itself is delta S universe greater than 0. However, we wanted to simplify this for reasons which are based on convenience. We went ahead, manipulated it in simpler ways, and to simplify it, described a new thermodynamic property called as Gibbs free energy. Now, it is not something which is random, that you might think कि अरे ऐसे किसी को सपना आया और उसने ये Gibbs free energy define कर दिया. There is a well-defined thought that has gone behind in describing this simplification, in describing this convenience. Although at our level, we would not be able to
go through that entire journey that ये आया कहाँ से, like what thoughts went behind in getting this. However, we can still appreciate the fact that, okay, to help simplify the condition of spontaneity, this new thermodynamic property called Gibbs free energy was defined. And how it is defined, ये हमारे लिए starting point हो जाता है, that it is defined in the following way: G is equal to H minus Ts, and you can interpret it also as the available energy or the free energy for useful work. And then understand how it simplifies the condition of spontaneity. ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी, डेल्टा एस हम लोग लिख रहे हैं, एंड उसको हम लोग जो हमारा कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी था अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, ठीक है, बार बार मैं स्ट्रेस कर रहा हूं ताकि आप भूलो नहीं, उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कॉल्ड डेल्टा जी. ठीक है, समझ में आया इतना पार्ट? अब इसमें कुछ डाउट्स हैं तो हम लोग डिस्कस करते हैं. हाँ, एक एक करके आप लोगों ने कुछ कुछ डाउट्स भेजे हैं, तो ऊपर से लेना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तन्मय ने डाउट भेजा है, फॉर एनी रिएक्शन कैन बी फाइंड अनअवेलेबल एनर्जी बाय यूजिंग T into S. So that is not just for reaction, ठीक है, for any other thermodynamic process also happening under constant temperature pressure condition, ठीक है, you can describe this unavailable energy as T into S. ठीक है, however absolute value of entropy का calculation अभी आपको मैंने बताया नहीं है, हम लोग बात करेंगे उसके बारे में जब हम थर्ड लॉ पे आएंगे. ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट. देन इसके बाद में समय का डाउट है, कैन गिब्स एनर्जी भी नेगेटिव? ठीक है, जी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ये नेगेटिव नहीं होगा. ठीक है, दिस इज नॉट नेगेटिव. चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, दैट इज समथिंग विच कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव और जीरो. ठीक है, ओके. देन आयुष का एक और डाउट है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी एंड एंथैल्पी इज अनडिफाइंड. सो आयुष, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी इज नॉट डिफाइंड, ये आपका पॉइंट करेक्ट है. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी is something that we are going to talk about as part of third law of thermodynamics. ठीक है, अभी you might be concerned with the fact कि अरे ये कैसे define करेंगे, but हम लोग बात करेंगे. एक बार मैं third law of thermodynamics पे आऊंगा तब हम लोग बोलेंगे. ठीक है, okay. Then there is another question from Sumit. G is equal to 0. We can say पूरा ही unavailable है. तो फॉर्मूला वाइज G इक्वल टू 0. नहीं, समझ में नहीं आया तुम्हारा स्टेटमेंट सुमित, लाइक कांट इंटरप्रेट इट. तुम ऐसे बोल दो ना अनम्यूट करके क्या कहना चाह रहे हो. सर हाँ बोलो. सर वो फॉर्मूला में H माइनस Ts है ना, तो Ts इज अनअवेलेबल एनर्जी. तो अगर लाइक इन केस पूरा ही अनअवेलेबल हो तो जीरो हो जाएगा ना गिब्स एनर्जी. हाँ, मतलब थियोरेटिकली स्पीकिंग यस, लाइक you are just interpreting this equation in a theoretical manner. However, these absolute values aren't something जिनके साथ आप वर्क करते हो. ठीक है, you work with the changes in these state functions. क्यों? क्योंकि ये absolute value of enthalpy, absolute value of Gibbs free energy, ये सब का कैलकुलेशन आपको नहीं आता और ना ही आप कर पाओगे.
ठीक है. So you are working with the changes in these state functions. Okay. ठीक है. सो आप इस तरीके से इमेजिन करो ना कि मेरे पास कोई सिस्टम है. ठीक है. सो दिस इज माय सिस्टम. नाउ इस सिस्टम की कुछ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं, लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी. ये सब इस सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है. नाउ इन प्रॉपर्टीज के अंदर के चेंजेस आर व्हाट आर क्रूशियल फॉर मी टू अंडरस्टैंड. ठीक है. ये सिस्टम, it undergoes a thermodynamic process. This system goes from, say, initial state to some final state. ठीक है. फाइनल स्टेट का भी कुछ से थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होंगी, P डैश, V डैश, T डैश, U डैश, H डैश, S डैश, G डैश. ठीक है. Now the thing is that some of the properties are something that are measurable. We understand them, calculate them. Their absolute values are workable. There are certain other thermodynamic properties also that we have been able to discover, that we have been able to understand. However, their absolute values aren't something which we can calculate. So ऐसा नहीं है कि absolute value calculate नहीं कर पाते हैं तो फिर उसका कोई importance नहीं है, उसको छोड़ देते हैं. Rather, these are important properties. Even if we aren't able to calculate their absolute values, their changes, the change in those state functions are quite meaningful. And that is what we have been discussing throughout this chapter in first law as well as now in second law. समझ में आया? Yes. All right. So coming back, ये जो interpretation है हमारा second law का on chemical reactions, where we talk about this new thermodynamic property called as Gibbs free energy. We define it in this way and it helps us understand the condition of spontaneity. ठीक है. अब डेफिनेटली आपके दिमाग में नेक्स्ट एक क्वेश्चन यही आ रहा होगा कि सर ये ठीक है समझ में आया, बट क्वेश्चंस क्या होंगे एग्जाम में, कैसे पूछेंगे, व्हाट विल बी द कैलकुलेशंस लाइक, कैन यू पुट सम एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ अस टू अंडरस्टैंड दिस. तो हाँ, मतलब काफी सिंपली क्वेश्चंस रहेंगे. यू डोंट नीड टू really bother much about how questions are going to be. ठीक है. So मैं एक sort of कुछ examples आपके साथ में share कर देता हूँ. Let me kind of put in a statement over here. What will be the, or what are the type of questions that are asked? On this concept. ठीक है. थ्योरी तो समझ में आया आपको कि that how delta G helps us in describing the direction associated with the process. ठीक है. What are the types of questions that you can get? So बहुत सारे टाइप के questions हो सकते हैं. Some can be as simple as something in this way, that मान लो कोई रिएक्शन है, ठीक है, रिएक्शन है या फिर कोई और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है, एंड इसका डेल्टा एच आपको गिवन है, डेल्टा एस आपको गिवन है, ठीक है, एंड आपसे पूछ लिया दैट
what will be the temperature above which the reaction is above or below, ठीक है, दोनों ही चीजें हो सकती है, वो साइन पे डिपेंड करेगा. What will be the temperature above or below which the reaction is spontaneous? Question समझ में आया? That there is a reaction that we are observing under constant temperature pressure condition, ठीक है, एंड आपको कहीं से उसका डेटा दे दिया कि डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एस क्या है उस रिएक्शन का, एंड आपसे पूछ लिया कि कैन यू कमेंट ऑन द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर above or below which the reaction is spontaneous. तो आप क्या करोगे, आप सिंपली अपना ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, राइट, दैट डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0 फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, एंड यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, एंड उससे आप यहाँ पे टेम्परेचर के ऊपर कमेंट कर दोगे. दिस इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू कैन गेट. और भी वेरिएशंस रहेंगे, बट जस्ट वांटेड टू गिव यू एन आइडिया. ठीक है, देखोगे आप, आएंगे अभी, मतलब क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर आगे काफी सारे. बिफोर गेटिंग इनटू द क्वेश्चंस, मैं एक बार सारे जो इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं वो आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेना चाह रहा हूँ. ठीक है, सो यहाँ पे नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, वो भी आप नोटिस करना. सो दिस फर्स्ट वन, ध्यान से नोटिस करना. सर्टेन एक्सोअर्जिक रिएक्शंस, लाइक एक्सोअर्जिक मतलब डेल्टा जी लेस देन 0. ठीक है, दे आर थर्मोडायनेमिकली फीजिबल, और यू कैन से स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से हो जाएंगे. सो देर आर सर्टेन एक्सोअर्जिक रिएक्शंस which are thermodynamically spontaneous, but we do not find them happening in real life. For example, there is a classic illustration which is cited in many books that based on our thermodynamic calculations, conversion of diamond into graphite at 1 atm 298 Kelvin. ठीक है, जैसे आपने आइस एंड वाटर का देखा था ना, आइस एंड वाटर तो अपने को क्लियरली दिखता है होते हुए, राइट. यू रिमेंबर दिस एग्जांपल जो हम लोगों ने आइस और वाटर का डिस्कशन किया था. सो इट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो कि हमारे सामने क्लियरली हमें होते हुए दिखता है, एंड वी आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड कमेंट अपॉन इट बेस्ड ऑन आवर सेकंड लॉ कैलकुलेशंस. वैसे ही ये भी एक प्रोसेस है, कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट at 1 atm 298 Kelvin is spontaneous. इस रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव आता है. ठीक है, सो यू माइट गेट वरीड अबाउट द फैक्ट कि अरे हमारा घर पे रखा डायमंड लाइक ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा. थर्मोडायनेमिक्स तो यही बोलता है, बट प्रैक्टिकली इन रियल लाइफ वी डोंट सी दिस हैपनिंग. वी डोंट सी carbon graphite turning into carbon diamond turning into carbon graphite by itself. The reason behind this is not thermodynamics, because thermodynamics to allow karta hai. The reason behind it not happening is because of the kinetics aspect. ठीक है, this is something, if you remember the first lecture of this chapter, जब मैंने आपको बोला था कि thermodynamics isn't able to provide any information associated with time taken. The time taken for a process is an aspect which is not described by thermodynamics. It is something completely different. तो ये जो प्रोसेस है ये होना चाहिए by itself, but ये इतना स्लो होता है that it doesn't really make any impact on us from a practical perspective. ठीक है, so you will come across certain reactions जिनका delta G less than 0 है, but they are not happening in real life. ठीक है, सो यू माइट थिंक कि अरे ये तो सेकंड लॉ का कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, बिकॉज सेकंड लॉ तो बोल रहा है कि ये होना चाहिए बट ये हो नहीं रहा है. तो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दैट, इट इज नॉट वायलेटिंग सेकंड लॉ, इट इज ओबेइंग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. इट्स जस्ट दैट
The process is so slow that you don't see it practically happening. ठीक है, so this is one important note. हाँ बोलो आयुष. So considering that the universe has existed for quite long, so can we say that whatever graphite content that we find on our earth is basically converted from diamond over the period of time? नहीं, okay, this is not an interpretation of the overall existence of graphite. We are just talking about graphite forming from diamond. ऐसा थोड़ा ना कि ग्रेफाइट के फॉर्म होने का सिर्फ यही एक तरीका है. So this process is impractical if we are considering the aspect of human life, but if we consider the aspect of the entire universe, then it is insignificant, right? It might have happened, some of it. पहला क्वेश्चन जो था ना आपका कि यूनिवर्स में जितना ग्रेफाइट बना है वो डायमंड से आया है क्या? Yes. The answer is no, because this isn't the only way in which graphite is generated, no? Yes, sir. तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो नो है. ठीक है. नाउ यू मे आस्क, क्या जो भी ग्रेफाइट अवेलेबल है currently in the universe, can some of it be coming from diamond? The answer is yes, because according to second law of thermodynamics, it is a feasible process. Okay, sir. ठीक है. Now next important note observe करना. ठीक है. This is also something which maybe after doing some questions आप appreciate करोगे, but it becomes very very important for me to highlight this upfront. So there is Gibbs free energy. ठीक है. आपको Gibbs free energy समझ में आया? Gibbs free energy is represented by what symbol? Just G, capital G. ठीक है. Gibbs free energy change is represented by what symbol? Delta G. ठीक है. G, capital G के पहले delta का symbol लगा देंगे. And then what about standard Gibbs free energy change? It is represented by the symbol delta G and ऊपर superscript में यहाँ पे not का symbol लगा देंगे. Now how many of you remember what standard was? कोई बताएगा मुझे what was standard? ये हम लोगों ने थर्मोकेमिस्ट्री के स्टार्टिंग में डिस्क्राइब किया था. What is meant by standard in thermodynamics? नहीं यश, नहीं हमें स्टैंडर्ड वाज हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था that for gases, ठीक है, their standard state is what? Partial pressure equal to 1 bar under any temperature condition. Dissolved species के लिए हमने स्टैंडर्ड क्या डिस्क्राइब किया था? Concentration of 1 molar under a pressure of 1 bar at any temperature conditions. Solids and liquids के लिए क्या डिस्क्राइब किया था? Pure substance under the pressure of 1 bar at any temperature condition. ठीक है. प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड. एंड सॉलिड्स में भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए करा था. याद आया? ठीक है. तो यहां पे नोटिस करना, फॉर एनी रिएक्शन, ठीक है. इनफैक्ट लेट मी जस्ट क्विकली एक बार यहाँ नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ. हाँ, मैं ऊपर आता हूँ, एक बार वापस से बताऊंगा जस्ट टू रीआइटरेट माय पॉइंट. कि मान लो कोई एक रिएक्शन है N2 + 3H2 गिविंग 2NH3, ठीक है. और इस रिएक्शन का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं जहां पर N2, H2, NH3 इनका जो पार्शियल प्रेशर्स है दे आर एनी जनरल वैल्यूज P1, P2, P3 बार. तो इस सिचुएशन में जो भी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज रहेगा उसको हम डेल्टा G से रिप्रेजेंट करेंगे.
और यही रिएक्शन में अगर N2H2 और NH3 आर अंडर स्टैंडर्ड स्टेट, मतलब इन तीनों का पार्शियल प्रेशर 1 बार ईच है, तो फिर जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी रहेगा हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा जी नॉट से. ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट. दैट डेल्टा जी is the Gibbs free energy change of the reaction under any condition, whereas delta G naught is the Gibbs free energy change under standard conditions. ठीक है, तो यहां पे नोटिस करना दैट हम लोग स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट के बारे में बात कर रहे हैं. दैट कोई एक रिएक्शन है, ठीक है, उसका डेल्टा जी इज रिटन एज Gibbs free energy of products minus Gibbs free energy of reactants. However, since the absolute value of G cannot be calculated for a substance, ठीक है, हम लोग जनरल कंडीशंस में डेल्टा जी डिफाइन करते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस में डेल्टा जी नॉट डिफाइन करते हैं, राइट. हाउएवर हम ये एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं कैलकुलेट कर सकते. ठीक है, सिमिलर टू जैसे हम लोग एंथैल्पी चेंज के बारे में बात करते थे, दैट डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, राइट, नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में एंड स्टैंडर्ड स्टेट में. The thing is, we can't define these absolute values. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर एक रेफरेंस डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, that described for elements and compounds किस तरीके से? Similar to the way in which we define standard enthalpy of formation. ठीक है, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन करते हैं. डू यू रिमेंबर हम लोगों ने किस तरीके से ये डिफाइन किया था फॉर एंथैल्पी? Gibbs free, sorry, enthalpy of formation, standard enthalpy of formation of elements हम लोगों ने कैसे डिस्क्राइब किया था? For elements under their standard state, their most stable naturally occurring form के लिए enthalpy of formation 0 असाइन करते हैं. ठीक है, एंड कंपाउंड्स के लिए हम लोगों ने बोला था दैट दिस इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज, राइट. इसका पूरा डेफिनेशन था that this is the enthalpy change when 1 mole of the substance is formed from its constituent elements in their most stable naturally occurring form. तो उसी तरीके से यहां पर भी हम लोग स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन भी डिफाइन करते हैं, डेल्टा जी एफ नॉट एंड डेल्टा जी एफ नॉट फॉर एलिमेंट्स एंड डेल्टा जी एफ नॉट फॉर कंपाउंड्स. ठीक है, सेम लाइंस पे डिस्क्राइब करेंगे. यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, चाहिए तो मैं मेंशन कर देता हूँ. ठीक है, लेट मी एक्चुअली राइट अ बिट मोर ओवर हियर. ये जनरल कंडीशन है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है. ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस समझ में आना चाहिए. एंड द फैक्ट दैट वी कांट डिफाइन एब्सोल्यूट वैल्यूज. ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यूज आरंट समथिंग दैट कैन बी कैलकुलेटेड. तो हम लोग एक रेफरेंस डिफाइन करते हैं. ठीक है, कैसा रहता है वो रेफरेंस? ऑल्दो आप लोगों को आता है, बट मैं स्टिल लिख देता हूं. डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स is assigned 0
for the most stable naturally occurring form of the element under standard conditions. ठीक है, एंड कंपाउंड्स के लिए कैसा रहता है? कोई मुझे बताएगा डेफिनेशन क्या था? डेल्टा GF नॉट इज द change in Gibbs free energy when 1 mole of compound is formed from its constituent elements in their most stable naturally occurring form under standard conditions. ठीक है, exactly how we defined it for delta H naught, delta HF naught. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये डिफाइन करते हैं एंड बेस्ड ऑन दीज डेफिनेशंस, ठीक है, बेस्ड ऑन दीज डेफिनेशंस वी गेट अ रिजल्ट जैसा हम लोगों ने पहले निकाला हुआ है. अरे मैंने लिखा भी हुआ है नीचे यार, डबल मेहनत हो गई, कोई नहीं, चलो. So based on these definitions, जैसे हम लोगों ने पहले डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्शन डिस्क्राइब किया था, ठीक है, डेल्टा H नॉट रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डेल्टा HF नॉट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, उसी तरीके से हम लोग डेल्टा G नॉट ऑफ रिएक्शन भी डिस्क्राइब कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स. ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में एज वेल एज नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में भी कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, ये मैंने क्योंकि लिख लिया, मैं इसको रब कर देता हूं. यू कैन राइट दिस एग्जैक्ट स्टेटमेंट अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस एज वेल. ठीक है, मैं इसको ये सब नॉट के सिंबल हटा देता हूँ, ये सारे नॉट के सिंबल हटा दिए, तो इसको मैं कैसे रीड करूंगा? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कोफिशिएंट और फिर ये गिब्स फ्री एनर्जी एंड ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज. ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं. यस सर. ठीक है, so I hope now this difference between delta G and delta G naught reaction is clear with everyone. And ठीक है, the reason why I have taken this note, ठीक है, you might be wondering कि ठीक है, बताया समझाया, अच्छी बात है. The reason why I took this note is because of this one particular point. Like this is the most important point, that the condition of spontaneity that जो हमने ऊपर पूरा सीखा है, समझा है, is applicable on delta G and not delta G naught. ठीक है, many times students make this mistake that they would apply the condition of spontaneity blindly. डेल्टा G पे कभी अप्लाई कर दिया, डेल्टा G नॉट पे अप्लाई कर दिया. नहीं, ध्यान से सुन लेना, that reaction spontaneous होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में is described by the delta G value, not
delta G naught. Delta G naught is just one particular condition के बारे में, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन के बारे में बताता है कि ओके गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा. एनी जनरल कंडीशन दैट वी कम अक्रॉस, उसमें जो गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज है दैट इज गिवन बाय डेल्टा जी, एंड दैट इज व्हाट द कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी इज बेस्ड ऑन, नॉट डेल्टा जी नॉट. ठीक है, ये समझ में आया? So this condition of spontaneity, condition of equilibrium, this is something which we understand is on delta G and not on delta G naught. ठीक है, this is important. अच्छा, then this will be something that we will be using in chemical equilibrium chapter. ठीक है, यहाँ पे just मैं describe कर दे रहा हूँ that there is an important relationship that exists between delta G and delta G naught. That delta G is equal to delta G naught plus RT ln Q, where this term Q represents the participation of reaction species in the reaction relative to their standard state. ठीक है, delta G क्या था? Delta G naught क्या था? Delta G naught was change in Gibbs free energy of the reaction under standard state. ठीक है, जो भी reaction की species है वो standard state में है, तो फिर change in Gibbs free energy कितना होगा? वो delta G naught से आता था. Delta G क्या था? Change in Gibbs free energy for reaction under general state, any general state, like reaction species are under any general state, non-standard state. तो फिर delta G represented the change in Gibbs free energy, and they are related by this equation, where this term represents the participation of the reaction species relative to their standard state. Now, ये आता कहाँ से है? Again, the derivation goes back in detailed thermodynamics. ठीक है, there is a aspect associated with thermodynamics जो हम लोग अपने syllabus में cover नहीं करेंगे, जहाँ से ये relationship का proof आता है, that how delta G and delta G naught are related to each other. हम लोग इसको as a starting point use करेंगे, and especially in another chapter called as chemical equilibrium. आगे वाला chapter. Not as part of this particular chapter, but another chapter later on. ठीक है, just highlighting the equation over here. नहीं, Q isn't the equilibrium constant, yes, Q is the reaction quotient. ये मैं कराऊंगा आप लोगों को जब इसमें मैं यहाँ पे नोट लिख देता हूँ. ठीक है, तो this will be covered. यहाँ पे लिखना जरूरी है ताकि मैं आपको इसको रेफरेंस के लिए यूज कर सकूं. Covered in detail in chemical equilibrium chapter. ठीक है, ऑल राइट, इतना पार्ट समझ में आया? यस सर. ठीक है, तो इतना ही मैं थ्योरी कवर करना चाह रहा था आज. ऑल्दो इसका कैलकुलेशंस, इसका एप्लीकेशन इज समथिंग व्हिच आई विल बी टेकिंग अप इन द नेक्स्ट सेशन. I wanted to use the remaining time of today's session to first make sure that we have discussed the homework. हमारा पुराना doubts discussion pending नहीं बचा है. तो इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, otherwise I'll start with the discussion of the homework which I had given. ठीक है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने कवर करे हैं आज? हम लोगों ने सेकेंड लॉ अप्लाई करा है ऑन केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, स्पेशली फॉर केमिकल रिएक्शंस अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस. We understood that condition of spontaneity from second law and simplified it in terms of this new thermodynamic property called as Gibbs free energy. There is some intellect that goes in designing, describing Gibbs free energy, understanding what it is, and then noticing the change in the Gibbs free energy and how it simplifies the condition of spontaneity for us. After understanding this condition of spontaneity for a reaction under constant temperature pressure conditions, there are certain important notes that we should keep in mind. The first note was that there can be certain reactions जिनका delta G 0 है, but we don't see them happening spontaneously in real life because their kinetics can be very slow.
Also, notice the aspect that Gibbs free energy or condition of spontaneity. ठीक है, condition of spontaneity is something which is applicable on delta G and not delta G naught. ठीक है, so what is delta G naught? वो फिर हम लोगों ने describe भी कर दिया था. That delta G naught is as per the standard reference, and we described that in the same manner जैसे enthalpy changes के बारे में हम लोगों ने describe किया था, enthalpy of formation. ठीक है, so these were the important concepts. अब इनके ऊपर questions and all ये मैं next class में आप लोगों के साथ में discuss करता हूँ. ठीक है, any doubts in this? Anything you guys would want to ask or understand based on this? हाँ हाँ बोलो ना यश. Sir, in the work part, can you go there? कौन सा वाला? Sir, जहाँ पर हम लोग ग्राफ्स बना रहे थे. अच्छा अच्छा, लास्ट लेक्चर में. Yes, sir. हाँ. In the above graph. हाँ. So here the work done by irreversible process would be greater than reversible if we look from the graph. लेफ्ट area of वाला, the graph. ये लेफ्ट वाला ग्राफ. Yes, sir. वर्क डन बाय Irreversible adiabatic. work done by irreversible adiabatic comes out to be greater. By the graph, yes, sir. आप कैसे कमेंट कर रहे हो? So ग्राफ का अगर शेप बना नहीं सकते हम. नहीं, सो मतलब ये जो एरिया अंडर द ग्राफ है, ठीक है, ये रिवर्सिबल का हो गया है ना. हाँ सर. और इरिवर्सिबल का कैसा होगा? इरिवर्सिबल का विल बी ये माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, और पी एक्सटर्नल पी फाइनल के बराबर होगा. Yes, sir. तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? इसका एरिया वुड बी ये एरिया है ना. अब इसमें कैन यू सी दैट इट इज नॉट एग्जैक्टली बिलो दिस, देयर इज सम पार्ट व्हिच इज नॉट ओवरलैपिंग. Okay, sir. तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा ना ग्राफ देख के. Yeah, yes, sir. ठीक है, ये दिक्कत हमें आइसोथर्मल में नहीं आ रही थी. आइसोथर्मल में क्योंकि एफ और एफ डैश सेम ही पॉइंट थे. ठीक है, Got it, sir. ऑलराइट. हाँ, देन क्या डाउट से एक और डाउट आ रहा है. कैन गिब्स एनर्जी बी नॉन स्पॉन्टेनियस? शेखर, आपका लाइक doubt isn't articulate. Can Gibbs energy be non-spontaneous? अच्छा, समझ में हो गया खुद से. ओके, ठीक है, चलो ऑलराइट. अब मुझे आप लोग बताओ, ये वाले होमवर्क में से क्या क्या क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करें. हाँ आयुष, G is a measure of the maximum possible work that can be extracted. करेक्ट. सबसे पहले ये पुराना वाला होमवर्क का डिस्कशन कर लेते हैं. ठीक है, इसमें गेट इक्विप टू एडवांस लेवल में आप बता दो, इसमें कुछ डाउट्स हैं. फटाफट इसको क्लोज करते हैं. गेट इक्विप्ड में, फिर मैं एडवांस लेवल पे आऊंगा बाद में. पहले गेट इक्विप टू एडवांस में बता दो. ठीक है, इनफैक्ट गेट इक्विप टू एडवांस में मैं इसको और इसको मर्ज कर लेता हूँ. ये दोनों सेक्शंस ही हैं.
ठीक है, इन दोनों में से बता दो, कुछ थर्मोडायनेमिक्स के हैं, कुछ थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। गेट इक्विप टू एडवांस्ड में से क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 42, ऑल राइट, और बताते जाओ फटाफट फटाफट। नाइनटीन 49, okay, then 56 का D, ठीक है, राइट। तो आप लोग बताते जाओ, सोचते जाओ जब तक मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्विंग करना। सो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। नहीं हर्ष, सिर्फ अभी डाउट्स ही लूंगा मैं, ठीक है। थ्योरी आज का जितना मेरे को पढ़ाना था वो हो गया है, उसके आगे की थ्योरी के लिए आई नीड मोर डेडिकेटेड टाइम, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं करता हूँ। Okay, so this was the 8th question from Get Equipped to Advanced. Ideal gas is expanding from V1 to V2 and isobarically, isothermally और adiabatically जा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप ग्राफिकली करोगे तो आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। So this was your PV graph and this was your initial state, ठीक है, P initial, V initial and you are going to the same V final, ठीक है। V1 से V2 आप जा रहे हो। अब नोटिस करना, अगर आप, ठीक है, मैं अलग अलग पेन ले लेता हूं, अगर आप आइसोबेरिकली जा रहे होते तो योर फाइनल पॉइंट वुड हैव बीन समवेयर हियर, ठीक है, एंड योर वर्क डन वुड हैव बीन दिस मच, ठीक है। अगर आप आइसोथर्मली जा रहे होते तो डेफिनेटली आप एक हाइपरबोला कर्व फॉलो कर रहे होते एंड दिस वुड हैव बीन योर पी फाइनल आइसोथर्मल, ठीक है। एंड देन इफ आई वाज आस्किंग यू व्हाट वुड बी द वर्क डन, तो आप एरिया अंडर द ग्राफ से बताते। और अगर अब आप एडियाबैटिकली जा रहे होते हैं तो एडियाबैटिकली द ग्राफ वुड हैव बीन ऑफ अ ग्रेटर स्लोप, ठीक है, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा रहता, तो दिस वुड हैव बीन योर फाइनल प्रेशर एंड देन योर वर्क डन would have been something described by this region. So can you see अच्छा, इसमें सॉरी वर्क नहीं कंपेयर करने को बोला जा रहा है, ठीक है। वैसे वर्क कंपेयर करने को बोला जाता तो आप वर्क का भी आंसर दे देते, इसमें एक्चुअली डेल्टा ई कंपेयर करने के लिए बोला जा रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डेल्टा ई भी कंपेयर कर सकते हैं। डेल्टा ई या डेल्टा यू विल बी एनसीवी डेल्टा टी, राइट। सो इफ आई नाउ लुक एट इट फॉर दीज डिफरेंट प्रोसेसेस, तो नोटिस करना डेल्टा टी will be greater than 0 for isobaric expansion, ठीक है। आइसोबेरिक में कैसा हो रहा है, टेम्परेचर सॉरी प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो मतलब टेम्परेचर भी बढ़ेगा, यानी कि डेल्टा टी पॉजिटिव रहेगा। डेल्टा टी विल बी 0 फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल में कैसा है,
टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, तो डेल्टा टी मेरा 0 रहेगा। अच्छा, एडियाबैटिक में क्या होता है? फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन व्हाट विल बी डेल्टा टी? इट विल बी नेगेटिव बिकॉज द गैस कूल्स डाउन, लाइक Q 0 है, वर्क नेगेटिव है, तो डेल्टा यू भी नेगेटिव आता है ना, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो बेस्ड ऑन दिस you can comment upon the answer that which of the following is not true पूछा है। अच्छा, not true पूछा है, which of the following is not true? So delta E will be least in adiabatic expansion। ये सब यहाँ पर ठीक है with sign बोला जा रहा है, with sign आपको comment करना है that what will be the delta E। तो यहाँ पे अब आप नोटिस करोगे, अरे यहाँ पे अब आप नोटिस करोगे कि डेल्टा E एडियाबैटिक के केस में नेगेटिव रहेगा, ठीक है, ये बी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। डेल्टा ई इज द ग्रेटेस्ट इन द आइसोबेरिक प्रोसेसेस, ये पॉजिटिव रहेगा। एंड आइसोथर्मल विल लाई बिटवीन आइसोबेरिक एंड एडियाबैटिक प्रोसेसेस, ये भी सही रहेगा, ठीक है। वाई इज डेल्टा टी नेगेटिव फॉर एडियाबैटिक? ये देखो ना, अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया था ना, क्यू 0 रहेगा और एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब वर्क पॉजिटिव है, सॉरी वर्क नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा यू भी नेगेटिव होगा। That's why delta T will be negative, ठीक है। हाँ, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है ना इसमें, बी ऑप्शन, मतलब सॉरी एक ही ऑप्शन आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू पूछा है ना, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ऑलराइट, देन 42nd क्वेश्चन, 42nd, ओके 42nd में कैसा रहेगा? 42nd तो ये तो मतलब सिंपल है ना, ये तो एडियाबैटिक वाला ही था, इसमें कहाँ अटक गए? इसमें मतलब दिस सी ऑप्शन इज समथिंग व्हिच इज कमिंग फ्रॉम माइनस पी एक्सटर्नल V2 minus V1, and how can I write V2? V2 can be written as nRT2 upon P2 minus nRT1 upon P1, और इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये बन जाएगा ना, ठीक है, like you take the denominator common and then get the answer, okay। 19th question, 19th question में क्या था? 19th में 2 moles of an ideal gas was compressed against this much। ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, this was one of the questions that we had discussed पहले भी, नहीं? This was something in which 2 moles of an ideal gas compressed reversibly adiabatically against constant pressure, मतलब ये क्या हो जाएगा, irreversible, right? So irreversible के हिसाब से अब आप कैलकुलेशन कैसे करोगे? यहाँ पर दो इक्वेशन, दो वेरिएबल करने पड़ेंगे, n equal to 2 moles, pressure initial 1 atm, temperature initial 350 Kelvin, and यहाँ पर 2 moles हैं, pressure final एक्चुअली प्रेशर फाइनल, इसमें ये assumption जाएगा क्योंकि इसमें उस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। प्रेशर फाइनल इज इक्वल टू प्रेशर एक्सटर्नल इज इक्वल टू 2 atm, ठीक है। टी फाइनल आपको नहीं पता है और वी फाइनल आपको नहीं पता है। वी इनिशियल तो आप निकाल सकते हो आइडियल गैस इक्वेशन से, तो इसमें दो इक्वेशन, दो अननोन यूज करने पड़ेंगे, यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो पी आई वी आई अपॉन टी आई इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल अपॉन टी फाइनल, एंड दूसरा फर्स्ट लॉ एन सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस तो मैं कर नहीं रहा हूँ सॉल्व, यू शुड बी एबल टू गेट द आंसर थ्रू दिस इटसेल्फ।
देन 56 नहीं सर 56 नहीं 49 ओके 49 कहाँ पर है 49 ये भी हमने क्लास में करा हुआ है ना इसमें कहाँ अटक गए टू स्टेज कंप्रेशन में हम लोग कैसे करेंगे ये मुझे यहाँ इनिशियल से यहाँ फाइनल जाना था अब वाया सम इंटरमीडिएट स्टेट आई एम गोइंग तो इसमें मेरा पहला ये V1 से V इंटरमीडिएट में जाऊंगा ठीक है एंड जो ये मेरा फाइनल रहेगा सॉरी V इंटर प्रेशर इंटरमीडिएट रहेगा वो मेरा इनिशियल से इंटरमीडिएट जाने का फाइनल प्रेशर रहेगा ठीक है तो मेरा यहाँ का ये वर्क डन आ जाएगा ठीक है फिर इंटरमीडिएट से जब मैं फाइनल जाऊंगा तब ये मेरा P एक्सटर्नल रहेगा एंड बेस्ड ऑन दैट दिस विल बी माय वर्क डन इन दोनों को ऐड अप कर लो समझ में आया गुरुदेव यस सर ओके देन 56th का D 56th का D ओके ये ऐसा था ना फेस चेंज वाला प्रोसेस है ना दिस इज द फेस चेंज प्रोसेस फेस चेंज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था दैट एट गिवन टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन रहता है ठीक है बट इसमें नोटिस करना इवन दो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है बट कैसा था हीट सप्लाई करनी पड़ती है डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी बढ़ती है डेल्टा यू पॉजिटिव होता है डेल्टा एच पॉजिटिव होता है ठीक है एंड व्हाट अबाउट वर्क वाज माइनस पी एक्सटर्नल इनटू वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल अब अगर सल्फर लिक्विड का वॉल्यूम सल्फर सॉलिड से ज्यादा है तो ये वर्क नेगेटिव आ जाएगा तो इसके लिए एक ही ऑप्शन ये मैच करता है आपका Q0 एंड डेल्टा U0 ये बी ऑप्शन सॉरी Q ऑप्शन ही मैच करता है समझ में आया शुभम Yes, sir. ओके गेट इक्विप्ड एडवांस या गेट इक्विप्ड में एनी अदर डाउट एनी अदर क्वेश्चन दैट एनी स्टूडेंट वुड वांट टू आस्क ओके एडवांस लेवल में बता दो चलो एडवांस लेवल में कहाँ डाउट है लेट मी नो एडवांस लेवल में किस क्वेश्चन में डाउट है ऑलराइट एडवांस लेवल में कोई डाउट ही नहीं किसी को क्वेश्चन करे नहीं क्या आप लोगों ने अच्छा आया क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 9 ओके ठीक है सी ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए रहते हैं क्वेश्चंस मतलब यू माइट बी ऑफ दिस ओपिनियन कि सर ये एडवांस लेवल जो क्वेश्चंस हैं ये तो मतलब इतने टफ हैं इतने डिफिकल्ट हैं एंड ऐसे तो क्वेश्चन एडवांस में एग्जाम में पूछेंगे नहीं तो व्हाई डू वी प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस it comes as a very logical doubt from you guys कि why are we going to practice such difficult questions जब ऐसा आएंगे ही नहीं एग्जाम में ठीक है so first of all it's an incorrect assumption कि ऐसा क्वेश्चन एडवांस के एग्जाम में नहीं आ सकता एंड सेकेंडली ऐसा है दैट those who are looking for ranks those who are looking for really good ranks not just making it through the cut
कि हाँ सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, उन स्टूडेंट्स के लिए, those who are looking for ranks, it is important that you target or you solve higher level questions ताकि आपका confidence build हो. ठीक है, what do I mean by this is that मान लो लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक के क्वेश्चंस होते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी में. तो अगर आप लोग लेवल 3 तक के ही क्वेश्चंस मान लो सॉल्व करते हो, लेवल 4 लेवल 5 कभी करते ही नहीं हो, तो आपका जो कॉन्फिडेंस रहेगा वो लेवल 1 लेवल 2 क्वेश्चंस का ही रहेगा. ठीक है, यू विल बी कॉन्फिडेंट अबाउट लेवल 1 लेवल 2 क्वेश्चंस, एंड लेवल 3 में आपका कॉन्फिडेंस शेकी रहेगा. यू वुड बी ऑलवेज ऑफ दिस ओपिनियन कि हाँ शायद होगा शायद नहीं होगा, कह नहीं सकते. ठीक है, अगर आप लेवल 4 लेवल 5 के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हो तो देन आपका कॉन्फिडेंस लेवल will increase, like you will be more confident about level 3 questions also कि हाँ level 3 तो कर लेंगे ना, मतलब उससे काफी difficult questions मैंने क्रैक किए हुए हैं इस चैप्टर के. तो that idea and that mindset is something which is what is important to answer these advanced level questions. ठीक है, now having said this, अब क्या क्या डाउट था, एक 2 था, एक 9 था और एक 11th का फर्स्ट पार्ट. ओके, सो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं. सेकंड क्वेश्चन में वैसे तो अच्छा ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कहाँ पे अटक गए यश, कितना समझ में आया आपको ये? One mole of ice at 0 degree centigrade and 4.6 mm Hg is converted into water vapor. ठीक है, तो यहाँ पर ये H2O solid is getting converted into H2O vapor. ठीक है, एंड आपसे इसका डेल्टा H पूछा जा रहा है. ठीक है, गिवन प्रेशर कॉमा टेम्परेचर कंडीशन पे. नाउ द थिंग इज H2O सॉलिड से अगर मैं H2O लिक्विड और फिर H2O वेपर जाऊंगा एंड डेल्टा H1 डेल्टा H2 कैलकुलेट करूंगा, सो आई कैन से since like I am going from the same initial state to the same final state, my change in the state function should be the same. So delta H can be written as delta H1 plus delta H2. ठीक है, and you will just add up these answers. अब क्योंकि ये पर ग्राम रिपोर्ट किए हुए हैं, ठीक है, और ये 1 मोल क्वांटिटी दिया हुआ है, तो you just do that appropriate interconversion. And get the idea. ठीक है, all right. Then question number 9. Question number 9 में कहाँ अटक गए? In some particular part, 1 mole of ideal gas, not necessarily monoatomic, is done all these, and overall का ही आपसे पूछा जा रहा है. ठीक है, no need to calculate individually, क्योंकि आप अटक जाओगे. आई थिंक इंडिविजुअली करने जाओगे शायद उसमें अटक जाओगे. नो, सो नो नीड टू कैलकुलेट इंडिविजुअली. जब आप ओवरऑल करोगे तो वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएंगे. ठीक है, जैसे यहाँ पर आप नोटिस करोगे 1 mole of ideal gas is subjected to the following sequence and ये heated at constant volume है. So 298 Kelvin से 373 Kelvin, ये वॉल्यूम V है और ये V रहेगा. प्रेशर
और यहाँ पे प्रेशर P था, तो यहाँ पे प्रेशर 373/298 P हो जाएगा, ठीक है. Then it is expanded freely into vacuum to double the volume. तो ये वॉल्यूम 2 भी हो जाएगा. और फ्री एक्सपेंशन जो रहता है, फ्री एक्सपेंशन कैसा रहता है, एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल रहता है, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर 373 केल्विन ही रहेगा, ठीक है. एंड वॉल्यूम डबल हो जाएगा तो प्रेशर हाफ हो जाएगा, तो हाफ इंटू 373/298 P, ठीक है. एंड देन इसको बोला जा रहा है कि इट इज कूल्ड रिवर्सिबली एट कांस्टेंट प्रेशर, तो प्रेशर वही है, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है 373/298 इंटू P, एंड टेम्परेचर 298 केल्विन कर दिया है, तो वॉल्यूम विल बिकम 298/373 इंटू 2V, राइट. दिस इज हाउ इट इज गोइंग. अब इसमें जब आप कैलकुलेशन करोगे तो वेरिएबल्स कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड यू शुड गेट न्यूमेरिकल आंसर्स, ठीक है. आई थिंक दिस इज व्हाट हैपेंस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ऑल राइट, देन 11th का फर्स्ट पार्ट, इसमें कहाँ अटक गए आप? किसने पूछा था? ये सत्या ने. हाँ बताओ सत्या, where did you get stuck in this, in the first part? कौन से में, मतलब AB वाले वर्क में? कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे ड्यूरिंग AB, ठीक है. AB क्या है? AB इज अ मिसलेनियस प्रोसेस, इट इज नॉट समथिंग, ठीक है. एंड इसमें इनफैक्ट आप निकाल लोगे, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ जाएगा, वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर आ जाएगा. आप ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन तो निकाल ही सकते हो, दो डेटा पॉइंट्स हैं, एक A है और एक B है, राइट. अब PV इज इक्वल टू nRT होता है, राइट. तो यहां से प्रेशर विच इज nRT/V, ठीक है. एंड इनफैक्ट आप उल्टा निकाल लो, यहाँ पे यू गेट टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, सो NR एंड दिस इज प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, sorry, temperature as a function of volume, and now you can get the work will be equal to minus PdV, right. So you substitute that over here and do the integration. नहीं, it is not isobaric. Isobaric के लिए it should be passing through origin, it is not passing through origin, it I think has some intercept, that is why it is not isobaric, ठीक है. All right. और बताओ, एडवांस लेवल में एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, चलो FBO में बता दो. Let me club these two FBOs together. FBO में what are your doubts? फटाफट बताओ. ओके, 74, 76, 79, 80, ठीक है. सिक्सटी 63 ये केमिकल इक्विलिब्रियम बेस्ड है ना यश? ये मैंने पहले ही बताया था, ये हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में देख पाएंगे. हाँ सुरावी, आई डू.
अच्छा, बाय एनी चांस, मतलब सो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आप लोगों को आईपैड के अंदर हाउ टू टेक अ पार्शियल स्क्रीनशॉट, इसका तरीका पता है क्या? किसी को पता पड़े तो मुझे बताना, बिकॉज that is something which annoys me a lot in that device. I can't take, मतलब जैसे यहाँ पे, जैसे मैं मैकबुक पे वर्क कर रहा हूँ, तो मैकबुक पे मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे कमांड प्लस शिफ्ट प्लस 4 दबाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली इट गिव्स मी दिस एरो थिंगी, लाइक अब मैं यहाँ से यहाँ ड्रैग करूँगा तो ये इतना पार्ट को स्क्रीनशॉट ले लेगा एंड ऑटोमेटिकली क्लिपबोर्ड में सेव कर देगा, एंड वेरेवर आई वांट टू पेस्ट आई कैन डू दैट, and it makes my life much easier because I have to do a lot of cut paste here and there. अब मैंने ये iPad तो खरीदा था थोड़ा टाइम पहले, बट बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ दिस फीचर मैं यूज ही नहीं कर पा रहा हूँ उसको, लाइक करता हूँ बट फॉर सर्टन अदर पर्पसेस। तो अगर आप लोगों को पता पड़े तो डेफिनेटली बताना मुझे। अब मैंने गूगल करके देख लिया यार बहुत। द ओनली वर्क अराउंड विच आई हैव फाउंड इज कि नोटेबिलिटी में देयर इज अ सिजर्स का टूल, तो आई either buy the Notability app and then use uska scissor tool to do all these cut pit, but there is no native feature, like जैसे यहाँ पे तो कैसा it is a native feature of the OS itself, उसमें नहीं है, पता नहीं क्यों इतनी सिंपल सी चीज नहीं डाल सकता। एनीवेज ठीक है, इसके अलावा एनी अदर क्वेश्चंस इन द FBO? ठीक है, चलो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा 70 भी है, 70 74 कहाँ गया? ओके इसमें तो आपको क्या है, like what you need to understand is heat of formation of H2O liquid क्या होगा, right? Heat of formation of H2O liquid, delta HF of H2O liquid will be 1 mole of H2O liquid, ठीक है, forming from its most stable naturally occurring form of the elements. And what will be the equation for enthalpy of formation of H2O vapor? तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 mole of H2O vapor getting formed from its constituent elements in their most stable naturally occurring form, ठीक है। Now अब ये मुझे दिया जा रहा है, बोला जा रहा है कि -68 किलो कैलोरी है, एंड ये क्या हो सकता है, लाइकली टू बी। तो अब द थिंग इज आई ऑल्सो नो फॉर अ फैक्ट बाय कॉमन नॉलेज कि अगर मुझे H2O लिक्विड को H2O वेपर में कन्वर्ट करना पड़ता है तो ये समथिंग पॉजिटिव ही रहता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है ना, लिक्विड से वेपर जाना। So now if I look at it that if I add 1 and 3 I will get 2, ठीक है। So -69 plus something positive is going to be my question mark. So now looking at the options, क्या क्या रह सकता है, ठीक है। -68 का -68 तो नहीं रहेगा,
ये और नेगेटिव तो नहीं होगा, ठीक है। सी या डी ऑप्शन में से एक चीज हो सकता है, एंड मोर लाइकली ऐसा है कि इट विल बी डी ऑप्शन, बिकॉज एंथैल्पी ऑफ लाइक वेपोराइजेशन, लिक्विड से वेपर, इजंट गोइंग टू बी समथिंग सो हाई कि ये ओवरऑल वैल्यू को पॉजिटिव बना दे, ठीक है। ओवरऑल वैल्यू तो अभी भी नेगेटिव रहेगा। व्हाई? बिकॉज दिस इज कंबशन ओनली, ठीक है, बिकॉज इट इज स्टिल combustion of H2, which we know for a fact is predominantly negative. The enthalpy change of combustions are negative only. So the most likely answer is D option only. समझ में आया? Then 76, 79. 76, हाँ 76 थोड़ा difficult question है, but is 76 something that we have discussed in class? This is something which is over and above the concepts that I have taught you in the class. मतलब only if you would have been listening very very carefully तो ही आप इसको कैच कर पाओगे। कैसा रहता था? डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस, यहां पर क्या है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है, ठीक है। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस इज इक्वल टू डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन of strong acid plus strong base plus delta H ionization of weak acid. Like ये तो आप लोगों को आता ही है, like ये आप लोगों ने कैच करा ही होगा from the homework, so from the class note itself, ठीक है। However, जो फाइनल डिटेल्स थी वो मैं आपको याद दिला देता हूं। This was defined for 1 mole of H2O produced, ठीक है। This was defined for 1 mole of H2O produced, ठीक है। And what about this enthalpy of ionization? This was for 1 mole of weak acid, ठीक है। 1 mole of weak acid getting dissociated or getting ionized. Now अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वीक एसिड जो है, ठीक है, इट इज 14% आयोनाइज्ड ऑलरेडी, पहले से ही 14% आयोनाइज्ड है। A certain weak base is 14% already ionized. तो मुझे सिर्फ 86% को आयोनाइज करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स यहां पर मेरा ये मॉडिफाइड वर्जन क्या हो गया इसका, यहां पे आप नोटिस करोगे कि दिस इज -13700, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। एंड ये एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड जो होता है, ठीक है, ये पर मोल बेसिस पे डिफाइंड होता है। तो ये +366 था। हाउएवर आउट ऑफ दैट 1 मोल 14% तो ऑलरेडी आयोनाइज था, तो मुझे सिर्फ 86% जो अनआयोनाइज फॉर्म था उसको आयोनाइज करने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, ठीक है। ये समझ में आया? बिकॉज 14% was already ionized. तो this will give me the answer that actually में फिर कितना heat of neutralization रहेगा। समझ में आया ये?
This will get you the correct answer. Okay, then 79 and 80. 79. ये तो हम लोगों ने वही देखा था ना. This was actually one of those question जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किए थे. Under the same conditions, how many ml of 1 molar KOH and 0.5 molar H2SO4 solution mix produce highest rise in temperature? Highest rise in temperature का मतलब क्या होगा? Maximum quantity of water formed. ठीक है. अब maximum quantity of water formed कैसा रहेगा? When will the maximum quantity of water will be formed? When these are in stoichiometric amount. Like there is, they both are getting used completely, right? तो यानी कि moles upon coefficient should be equal to moles upon coefficient, right? And moles क्या हो जाएगा? Molarity into volume upon coefficient is equal to molarity into volume upon coefficient. So now you know the ratio of their volumes. तो उससे आप निकाल सकते हो क्या आंसर रहेगा. ठीक है. All right, then 80th तो मतलब वही हो गया ना. एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन ना. तो मतलब मैं ऐसे सॉलिड से लिक्विड से गैस जा रहा हूं. ठीक है. अब मैं डायरेक्टली जाऊं या इनडायरेक्टली जाऊं. डेल्टा एच ये क्या हो जाएगा? फ्यूजन. ये डेल्टा एच वेपराइजेशन और ये डेल्टा एच सब्लिमेशन. तो एंथैल्पी चेंज समझ में आ रहा है ना आपको कैसे लिखना है? Although it is not as simple as this, there are certain caveats to this. ठीक है. अपने लेवल पर उतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है. 70th क्वेश्चन भी पूछा था किसी ने. 70th क्वेश्चन में क्या डाउट है? अपना क्लास कितनी बजे तक था? 10 तक है ना? हाँ मतलब Yes, sir. आई एम नॉट ओवर शूटिंग द टाइम ना. ठीक है. तो ये तो अपन ने डिस्कस किया था ना सेम. दैट क्यू सी डेल्टा टी. ठीक है. ये भी डबल हो रहा है तो ये हीट कैपेसिटी भी डबल हो रहा है ना. एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ये डेल्टा टी सेम आ रहा है. डू यू रिमेंबर दिस क्लास का डिस्कशन दैट वी हैड? अगर मैंने क्वांटिटी डबल कर दिया एसिड एंड बेस का तो यस मेरा हीट रिलीज डबल हो जाएगा. बट हीट कैपेसिटी भी तो डबल हो जाएगा ना. तो टेम्परेचर राइज सेम रहेगा. समझ में आया हमें? ऑल राइट. ठीक है. एफबीएस से बता दो फटाफट. एफबीएस में से क्या क्या डाउट्स हैं? 56, 58 and 62. Okay. 56, 58 and 62. फटाफट देख लेते हैं. 56
56 तो फालतू क्वेश्चन है मतलब वो थोड़ा लाइक इट इज नॉट मतलब क्या बोलूं अब मैं what is the exact atomic weight? अरे this is not even thermodynamics बाबा. This is so ये जो metal chloride है, let the metal chloride be MClX. ठीक है, and the important aspect is that this has to be like a natural number. 1 2 3 ऐसा ही कुछ होगा. ठीक है, like इसकी क्लोरीन की वैलेंसी तो 1 रहेगी और अब मेटल की वैलेंसी 1 2 3 कुछ भी हो सकती है. ठीक है, तो हैज टू बी नेचुरल नंबर. अब विद दिस कंडीशन इन माइंड, ठीक है, एक तो एटॉमिक वेट आपको दिया हुआ है, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ठीक है, तो 6.4 अपॉन 0.0276. ठीक है, एंड कैसे तो करना था यार ये भी. इसमें एग्जैक्ट एटॉमिक वेट निकालने के लिए इसको okay, so this will be m plus 35.5x is equal to this value. ठीक है, m be the atomic weight of the metal. क्लोरीन का 35.5 तो पता ही है आपको. And then the other thing is that 114.79 grams of chloride contains this much metallic element. So like ये जो m upon m plus 35.5x है is as per this data 79.34 upon 114.79. ठीक है, तो ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल से आप m एंड x निकालोगे. ठीक है, एंड फिर जो x आएगा ना उसको राउंड ऑफ करके इंटीजर या नेचुरल नंबर बना के यूज करना. ठीक है, ऐसा कुछ रहता है इस क्वेश्चन में. आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या सोल्यूशन है, मुझे भी याद नहीं आ रहा, बट बहुत ही फर्जी सा क्वेश्चन है. इट इजंट रियली समथिंग एक्यूरेट. ठीक है, एनीवेज चलो अभी के लिए अपन पॉज लेते हैं. लेट्स टेक अ पॉज. आई हैव सम क्वेश्चंस पेंडिंग एफबीएस के, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके देता हूँ. अभी आई हैव अनदर क्लास आफ्टर दिस आल्सो, तो आई नीड टू गेट टू दैट. वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर ओनली. ये बचे हुए डाउट्स डिस्कस कर लेंगे बाद में. ठीक है, हाँ. So is this fraction 3 batch? नहीं नहीं अनुश्री, आपका मेरा अभी 10 मिनट 15 मिनट में स्टार्ट होगा. दिस इज सम अदर बैच. ठीक है, चलो. ऑल राइट गाइस, टेक केयर, बाय बाय.